आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो चौथे का पार्ट 1 होगा। यहाँ पर केवल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के टेस्ट खुद देना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। देखिए, जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनको हम 2 भागों में अपलोड करते हैं और चौथे के लिए पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आपको करना ये होगा कि क्वेश्चन देखने के साथ जब आपको विकल्प दिखेगा तब आपको अपना उत्तर 2 से 3 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। वीडियो खत्म होते होते आप जान पाएंगे कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस शासक को चौसा का युद्ध यानी कि 1539, कन्नौज के युद्ध 1540 के युद्ध में हरा करके उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब शेर शाह सूरी ने किसको हराया 1539 में और 1540 में, यही बताना है आपको। देखिए, अगर आप देखेंगे भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है 1526 में। किसने किया? तो बाबर ने। बाबर मर जाता है 1530 में। बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक रूल करता है। इसी के दौरान इसी बीच में 1539 का युद्ध होता है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। उसके बाद 1540 में युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत को छोड़ करके चला जाता है। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब होता ये है कि भारत में किसी भी कानून को समीक्षा करने का अधिकार जो मिला है ये सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये हमने सिस्टम कहाँ से लिया है कि हम समीक्षा करेंगे? देखिए, भारत में होता क्या है कि कोई भी कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या फिर अगर पहले राज्यसभा में पास करवाते हैं तो बाद में लोकसभा में, इसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा तब ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसको रिव्यू करने का जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा और ऐसा हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए, ये विकल्प है आपके। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है तो आप अपने क्वालिटी सेटिंग में जा करके उसे सही कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखता है उसको हम किरीट बोलते हैं। यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। देखिए, अभाज्य किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो कि एक और खुद के बजाय किसी और से ना कटे, उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये किसी से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 61। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 5वां। कहा गया है कि यम एक कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। कितना दिन लेता है? 50 दिन ले लेता है। यम जो कार्य करता है ये 10% कम कार्य करता है यन से। यन से 10% कम कार्य कुशल है। तो बताइए कि यन उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? अब हम मान लेते हैं कि वहाँ पे कुर्सी बनाने का ठेका था, तो कितनी कुर्सियाँ बनानी थी ये किसी को नहीं पता है। हम ये करेंगे कि मान लेंगे कि यम एक दिन में 9 कुर्सियाँ बनाता है। 9 मान लिया हमने, ठीक है। आप इसको 18 मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमने 9 मान लिया। 9 मानने से ये दशमलव में नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में यन कितना काम करेगा? यन कितना कुर्सी बनाएगा? तो यन बनाएगा 10। क्योंकि आप देखिए, कहा गया है कि जो यम है यन से 10% कम कार्यकुशल है। यानी कि 10 का अगर आप 10 में से 10 का 10% लेस करेंगे तो ये यम के बराबर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। यानी कि यम एक दिन में काम करेगा 9 कुर्सी और यन एक दिन में बनाएगा 10 कुर्सी। अब कह रहा है कि यम 50 दिन तक काम किया। यम एक दिन में बनाता है 9, कुल मिला के काम करता है 50 दिन, यानी कि कुल मिला के कितनी कुर्सी बना देगा? 450। अब 450 कुर्सियां बनानी है और यन एक दिन में बनाता है 10 कुर्सी, तो 10 से हम भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर होगा 45 दिन। 45 दिन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में।
छठवां है कि 3 नल आर, एस और टी एक टंकी को 90 मिनट, 100 मिनट और 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी। देखिए, एक नल है आर, दूसरा है एस और तीसरा है टी। ये उसको 90 मिनट में, ये 100 मिनट में और ये 180 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगी। अब पहले आपको ये निकालना है कि टंकी कितनी बड़ी है, कितना उसमें पानी आ रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, अब आप 90 से 900 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। इससे इसमें भाग दीजिए 9 और इससे इसमें भाग दीजिए, कितना आ गया, 5। ठीक है, जब आर वाली टंकी शुरू होती है तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देती है। एस वाली टंकी 1 मिनट में 9 लीटर भरती है और टी वाली टंकी 1 मिनट में 5 लीटर भर पाती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि तीनों को एक साथ जोड़ना है, तो तीनों को मिलाइए। 10 और 9 हो गया 19 और 19 और 5 हो गया 24, यानी 1 मिनट में 24 लीटर पानी भरेगा। कुल मिलाकर के 900 लीटर की टंकी है, 1 मिनट में 24 लीटर पानी भरेगा। बस आपको भाग दे देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा यही वाला। इस तरह भी आप परीक्षा में हल कर सकते हैं। देखिए, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। 120 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको अगर आप 24 में गुणा करेंगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2000 के आसपास चला जाएगा। तब आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन पढ़िए कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। आपको बताना है कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। कितना आसान क्वेश्चन है। पहले देखिए क्या कहा गया है कि ताड़ के पेड़ से छोटा है कौन, केला। तो पहले ताड़ लिख दीजिए, ताड़ से छोटा है मतलब कौन, केला। ठीक है, आगे कहा गया है कि जो केला का पेड़ है अमरूद के पेड़ से छोटा है। जो अमरूद का पेड़ है ये केले के पेड़ से छोटा है। ठीक है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अमरूद। ठीक है, उसके आगे कहा गया है कि जो अमरूद का पेड़ है उससे बड़ा है आम का पेड़, या फिर इस तरह कहिए कि कहा गया है कि आम का पेड़ अमरूद के पेड़ से छोटा है, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे आम। ठीक है, ऊंचा है, आम के पेड़ से ऊंचा है कौन, अमरूद का पेड़। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या कहा गया है कि जो नारियल का पेड़ है आम के पेड़ के एक समान है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कौन, नारियल का पेड़। अब कहा गया है कि सबसे ऊंचा पेड़ बताइए कौन सा है, तो सबसे ऊंचा इसमें से कौन सा हो गया, ताड़ का हो गया। ये बड़ा वाला चिन्ह है, ये ताड़ हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि प्राइज को कूट भाषा में SBNIL लिखा जाता है तो बताइए कि कॉस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए PRICE को क्या लिखा गया है, SBNIL। अब आपको ये देखना होता है कोडिंग डिकोडिंग में कि किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, क्या फार्मूला लगाया गया है, उसी हिसाब से होगा। पी में आप कितना जोड़ेंगे कि यस हो जाए, तो पी का होता है इसमें अगर आप जोड़े 1 2 3, अगर आप इसमें 3 ऐड करें तो यस आ जाएगा। उसी तरह ई का आप देखिए, ई का होता है 5। ठीक है, और 5 और यल का होता है 12। तो कितना आपने जोड़ा इसमें, 7 जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 4 ऐड करके देखिए, यहाँ पे 5 ऐड करके देखिए और यहाँ पे 6, क्योंकि इसका 9 होता है और इसका 3 होता है। इसका आई का होता है 9 और एन का होता है 14। तो देखिए सेम है, लगभग यही फार्मूला लगाया कि पहले 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। बस आपको कास्ट में वही कर देना है सेम टू सेम। सी में आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। पहले से 3 होता है, 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। इसका होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 का क्या होता है यस। इस तरह इसमें क्या जोड़ेंगे 5 और इसमें क्या जोड़ेंगे 6, 20 होता है, 26 हो जाएगा, यानी कि जेड हो जाएगा। अब आपने इतना कर लिया है तो आप मिला भी सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स होगा और ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। यदि x का अर्थ है भाग, भागे का अर्थ है जमा, घटाना का अर्थ है गुणा,
और जोड़ का अर्थ है घटा, तो बताइए कि 14 माइनस 6 भागे 18 गुणे 6 का मान क्या होगा? 14। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका अर्थ है गुणा, तो आप गुणा कर दीजिए 6। भागे का अर्थ है जमा, तो यहाँ पे जमा कर दीजिए 18। और गुणे का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ पे भाग कर दीजिए 6। ठीक है, तो ये हो गया 84 और ये हो गया 18 और ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे 84 और 18 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 102 और 6 से भाग, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव स्वर्गीय कोफी अन्नान का संबंध किस देश से था? यूएन के महासचिव होते हैं और पूर्व जो महासचिव है उनका नाम है स्वर्गीय कोफी अन्नान। तो आपको बताना है कि इनका देश कौन सा था, ये किस देश के थे, बताइए। 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है घाना। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि आपका इन 10 क्वेश्चनों में से कितना सही हुआ है। यहाँ पे देखिए, नई आर्थिक नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का संबंध परमाणु ऊर्जा सुधार से नहीं होता है, आर्थिक सुधार से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत के चमड़े के जूते को बनाने का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? जो भारत में चमड़े का जूता बनता है, इसका प्रचलन किस काल में शुरू हुआ, ये पूछा गया है। मौर्य, शक, सातवाहन या फिर कुषाण? सही उत्तर होगा कुषाण। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में यही होता है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो पहला विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, मतलब कि आप D1 कह सकते हैं। ठीक है, और एक भुजा दी गई है, मतलब कि एक भुजा मतलब सभी भुजा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने से पहले अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे तो एक फार्मूला होता है, 4 भुजा का स्क्वायर बराबर है विकर्ण पहले वाले विकर्ण का स्क्वायर धन दूसरे वाले विकर्ण का स्क्वायर। अब 4 ए की वैल्यू दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 400 बराबर है D1 यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, और D2 की वैल्यू पता ही नहीं है, ये हो जाएगा 1600, और 1600 में से आप 576 को घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा D2 की वैल्यू, ये घटाना है। जब आप घटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 0 1 1032 अंडर रूट, और ये हो जाएगा D2, क्योंकि ये स्क्वायर वाला अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ से D2 की वैल्यू आ गई 32। अब हमको पता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 D2। 1/2 D1 की वैल्यू था 24, D2 की वैल्यू है 32। अब इससे करिए, ये हो जाएगा कितना, तो 12 और गुणे 32, 12 और गुणे 32 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 8 और ये 3, 384। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चूँकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो उत्तर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया है। अगर ये आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आता। तो ये है, इस तरह आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। अगला है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था? उस कमीज का क्रय मूल्य मतलब एक दुकानदार है जो उसका खरीद मूल्य है उससे 60% ज़्यादा उस पर लिख दिया है, 60% ज़्यादा लिख दिया है, और जब कोई खरीदने जा रहा है तो कह रहा है कि 35% की छूट हो गई है आपके लिए, तो 35% की छूट हो गई, फिर भी उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे जो कमीज वो बेच दिया है 728 रुपये में, तो उसको दुकानदार वो कितने में ख़रीदा था, यही आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि कमीज इस तरह करिए कि कमीज का क्रय मूल्य मान लीजिए x, ठीक है, कमीज का क्रय मूल्य है x, क्योंकि x पर ही किया गया था। x ना करके इसको 100 मानिए, 100 के बजाय 1000 करिए। मान लीजिए कि कमीज का क्रय मूल्य 1000 रुपये है
अब जो उस पर वो प्रिंट कर रहा है, मतलब कि मार्क प्राइस कर रहा है, 60% अधिक कर रहा है, यानी कि 1000 का 60% आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600, यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस हो जाएगी 1600 रुपये हो जाएगी। दुकानदार खरीदा 1000 रुपये में और उस पर छपवा दिया है कितना, 1600 रुपये। बताइए, इतना छपवा दिया है। अब जब कोई खरीदने जाएगा तो उसको कह रहा है कि इसका 35% आपको छूट देंगे। तो अब 1600 का 35%, या फिर आप 35% ना निकाल करके आप सीधे 1600 का 65% निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1600 का, अगर आप 65% निकालें या फिर 35% निकाल करके 1600 में से घटा दें, दोनों बात वही है। तो 65% अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1040। अब देखिए, दुकानदार ने खरीदा था 1000 रुपये में, उस पर छपवा दिया कि ये 1600 का है। जो कोई खरीदने गया तो उसको 1040 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि 1040 रुपये में बेच रहा है, 1000 क्रय मूल्य होने पर, तो 728 रुपये में बेचेगा कितना क्रय मूल्य होने पे, तो 1000 बटे 1040 और गुणे 728। जब आप इसको कटाए पिटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 700, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 700। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, x मान के लगा सकते हैं, इसके अलावा 100 मान के लगा सकते हैं। जब 100 मान के आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो दशमलव की संख्या आपको अधिक दिख रही थी, ये दशमलव की संख्या कम दिखने लगेगी। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, उतना हार्ड नहीं था, आप इसको लगा सकते हैं। 15वां देखिए, 15वां कहा गया है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 1039.5 सेंटीमीटर है, तब इसका व्यास बताना है। अब बताइए आप, आपके पास लगभग 10 सेकंड होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3πr², क्योंकि 2πr² उसका एरिया परिधि होता है और उसके बीच वाला जोड़ देने पे 3πr² हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है 1039.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 गुणे r² और 1039, ठीक है। अब यहाँ पे आपको r बता देना है, ये चला जाएगा इधर, इससे r निकल जाएगा और जो भी r होगा उसका आप दोगुना कर देंगे तो ये इसका व्यास आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप हल कर सकते हैं, आप इसे खुद लगाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखने का फ़ायदा तभी आपको ज़्यादा होगा जब आप खुद कोशिश करेंगे। इस तरह एक लाइन से देखने पे फिर आप आसानी से भूल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां की ए तथा बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई हैं। ए सी का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी विवाहित मतलब है, यानी कि ए और बी की शादी हुई है, लेकिन ध्यान रखिए पता नहीं है कि कौन इसमें पुरुष है और कौन महिला है, बस शादी हुई है। सी तथा डी भाई हैं, ठीक है, सी और डी दोनों भाई हैं। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, सी भाई है, भाई वाले मतलब पुरुष वाले को हम इस तरह करेंगे वर्ग में और महिला वाले को वृत्त में। सी ए का भाई है, ए सी का भाई है, ए भाई है, ठीक है, यानी कि ये पुरुष हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा महिला, ठीक है। इसको प्लस, क्योंकि ये पुरुष है, महिला मतलब कि इस तरह। अब कह रहा है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे कहा गया था कि सी डी भाई है, यानी कि डी यहाँ पे आ गया, ये दोनों भाई हैं, ये भी भाई है और ए की शादी हुई है बी से। अब कह रहा है कि डी बी का क्या लगेगा, डी बी का क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके भाई मतलब जिनसे शादी हुई है उनके ये भाई हैं, तो या तो देवर होंगे या फिर जेठ होंगे, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही सही होगा। यहाँ पे जहाँ पर भी कुछ क्लियर ना दिया गया हो तहाँ आप खुद से पुरुष और महिला ना माने। अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाता है। अमित एवं अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 साल है। अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनिल और अमित की वर्तमान आयु का औसत 32 है, औसत 32 है, यानी कि 32 का दोगुना कर देंगे तो दोनों की उम्र जोड़ने पर, वर्तमान वाली उम्र जोड़ने पर क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। अब कह रहा है कि जो अमित की वर्तमान आयु है
वो 6 साल अधिक है, मतलब 6 वर्ष बड़ा है अनिल से। तो हम अनिल का मान लेंगे, अनिल का x, तो अमित का क्या हो जाएगा, अमित का x प्लस 6, ठीक है। अब जब x प्लस 6 हो गया तो इन दोनों को जोड़ करके, इनको और इनको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 64। तो जोड़ेंगे तो 2x प्लस 6 हो जाएगा और ये हो गया 64। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 58। और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 58/2 यानी कि 29 साल। अब x किसका है, अनिल का है। अमित का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 35 साल। अनिल की वर्तमान आयु पूछा है तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 29 साल। अगर अमित की भी पूछता तो कितना हो जाता, 35 साल। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन तरह के शब्दों का ध्यान रखना होता है, बताना है कि नहीं बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा है। देखिए क्या इसमें P है, तो P बिल्कुल है, एक बार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या इसमें R है, तो R भी है। E है तो E भी है। इसके अलावा क्या हम सर्च कर रहे हैं, J, तो J भी है। T है क्या इसमें, T, तो इसमें आप देखेंगे T नहीं है, यानी कि जो शब्द में T होगा वो नहीं बनाया जा सकता है। और इसमें T है, तो जब इसमें T है ही नहीं तो इसमें T कहाँ से आ गया, यानी कि जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। जंतु कोशिका के तहत जीव द्रव्य का सर्व प्रमुख अजैविक घटक कौन होगा। जंतु कोशिका के तहत बताना है आपको। जंतु कोशिका के अजैविक घटक होता है फास्फेट। विषमा के किसी भी दिशा में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। किसी भी दिशा में, जब किसी भी दिशा में कह दे तो होगा चाल, एक दिशा मतलब कि एक सदिश दिशा में कहे तो हो जाएगा वेग। यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन, 9/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 tan स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान बताना है। बताइए, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। हल करिए और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप। कोसेक स्क्वायर थीटा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा है। अगर इसका उल्टा करके लिखना हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 4 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम इसको लिख दें तो 5/1 प्लस इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा को आप इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह आप करेंगे तो ये कास चला जाएगा ऊपर और ये कास चला जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होगा और ये ऊपर भी चला जाएगा। तो जो अगली लाइन होगी, अगली लाइन कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है, तो इसको यहाँ से हटा देने में ही भलाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या बच गया, 9 साइन स्क्वायर थीटा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 5 कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 कास स्क्वायर थीटा। 9 को आप कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 एकम में क्या हो गया 9। तो रेलवे ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में इस तरह के जो प्री एग्जाम है वहाँ पर आपसे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको आसानी से इसे तोड़ना होगा। यहाँ पर बस एक ही फार्मूले का यूज हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर है 1। 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। और अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसी तरह की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0, -4 तथा -6 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बताना है। टेंजेंट का ये क्वेश्चन है।
तो प्रवणता का जो यम होता है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब y क्या है? 2 है, तो 2 माइनस y1 क्या है? -4 है, तो इस तरह। x2 क्या है? -6 है, और x1 क्या है? 0 है, यानी कि -0। ये प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, और ये -6 है, तो 6 से 6 कट गया, ये हो गया -1, यानी कि आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। तो इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आपको ये फार्मूला पता था तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। 23 और 24 को बताना है यहाँ पर कि अगर विरोधी शत्रु है तो विपत्ति का क्या होगा, बताइए। विरोधी या शत्रु दोनों तो एक ही बात है, तो विपत्ति जैसा कोई हो तो मित्र, प्रेम, सक्रिय, कठिनाई, यहाँ पे होगा कठिनाई। यहाँ पे 42-20 तो बताना है कि 64 से क्या संबंधित है। जिस प्रकार 42-20 से संबंधित है उसी प्रकार 64 से क्या संबंधित होगा। देखिए 42 को अगर आप आधा कर दें और उसमें 1 घटा दें तो हो जाता है 20। उसी प्रकार 64 को अगर आप आधा कर दें और 1 घटा दें तो हो जाता है 31, यानी कि इसका वाला पहला वाला होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इस तरह की कई वीडियो पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी लग रही है तो आप अपनी तैयारी को उस क्षेत्र में आगे कर पाएंगे। 8 है, 9 है, 13, 22, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या बड़ा है। 1, 4, 8, पता नहीं। 1, 4, 8 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। ये 8 नहीं है, ये 9 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और जब आप 22 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 38 है, तो 38 और 63 में कितने का अंतर है? ये हो जाएगा 25 का, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि ये सेट हो गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी भरा जाएगा यहाँ पे 38। यहाँ पे कौन संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है। देखिए जब संविधान बनाया गया तो वहाँ पे 3 तरह की सूचियाँ बनाई गई। पहला संघ सूची। संघ सूची मतलब कि ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो केंद्र सरकार है, उसका पावर होगा। समवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों का पावर होगा। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य का पावर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है जो कि संघ और समवर्ती दोनों पे बना सकता है, तो यह है लोकसभा। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, बताएं। इन तीनों के बारे में पूछा गया है। ये थे बंगाल के। जिस बाजार संरचना में केवल कितने विक्रेता हो तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार, सही उत्तर होगा 1। जैसे क्या है, अगर आप टेलीकॉम कंपनी में ही उदाहरण ले लें तो जब जियो नहीं था तो उससे पहले सारी कंपनियों के लगभग आप देख रहे थे, लेकिन जियो के आने के बाद एक समय ऐसा आ गया कि एयरटेल, वोडाफोन या फिर और सारी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई थी। ये कंपनियां कैसे कैसे करके खुद को एडजस्ट की। तो जब मान लीजिए कि कोई और कंपनी नहीं रहेगी तो उसको हम कहेंगे एकाधिकार, मोनोपोली। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर का। ABCD एक समचतुर्भुज है, AC लघुत्तम विकर्ण है। ABC का कोण दे दिया गया है, AC की लंबाई दे दी गई है। आपको बताना है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो ज़रूर हल करिए। यहाँ पर हम एक इसका फ़ोटो बना लें ताकि हल करने में आसानी हो, ठीक है।
देखिए यहाँ से शुरू करें, ए बी सी और डी। कह रहा है ए बी सी बराबर 60 डिग्री, मतलब कि इसको दे दिया है कितना, 60 डिग्री। ए सी बराबर है, इसको दे दिया है, ए और सी बराबर इसको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी कह रहा है कि छोटा वाला विकर्ण है, बी डी इसमें बड़ा वाला विकर्ण है। अब बस इतना ही दिया है और समचतुर्भुज की किसी भुजा की लंबाई पूछ लिया है, क्योंकि भुजाओं की लंबाई क्या होती है, भुजाओं की लंबाई हमेशा इसमें सब बराबर होती है। एक चीज़ और होता है, जो विकर्ण होते हैं ना परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है और ये बराबर होता है। उसी तरह ये और ये आपस में बराबर होगा, यानी कि जब ए और सी की दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो अगर आप यहाँ पे ओ कर लें तो ए और ओ की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ओ और सी की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए जब यहाँ पे पता चल गया 3 सेंटीमीटर, तो अब आप ओ ए बी त्रिभुज में देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 60 डिग्री का कोण था, अगर इसका हम ये वाला कोण ले लें केवल इतना, तो ये आधा हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन 30 डिग्री बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ ए अपान ए बी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये 90 डिग्री है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ओ ए का मान हो गया था 3, ए बी का मान निकल जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि यही हमको बताना था, किसी भी भुजा की लंबाई तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। अगर वो चाहता है कि 25% का लाभ हो तो उसको घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं और 30 नंबर वाला क्वेश्चन आप लगा करके बताइए। देखिए परीक्षा में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय मिलता है, यहाँ पर उससे पहले ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहें बाद में देखते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा स्पीड देखने की क्षमता रखते हैं तो। यहाँ पे आप क्रय मूल्य मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर उसका x का 25% हानि हो जाए, यानी कि x का 75%, कितना रुपए, 720 रुपये। हमने इसको क्या माना है, क्रय मूल्य। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 गुणे 100/75, यानी कि उस घड़ी की जो क्रय मूल्य है इतनी है। अब 25% लाभ करना है, तो अगर आप इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, और इससे आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 चौको 96, 960 आ जाएगा। अब 25% इनको लाभ चाहिए, यानी कि 960 का 125, 25% लाभ जोड़ दिया है इसमें। 25% आप लाभ निकाल करके जोड़िए, चाहे सीधे 125 कर दीजिए गुणे 100, 25 से करिए 25 चौको 100, 25 इस तरह, इसको आप करेंगे हो जाएगा 24, और 24 पाँच होता है 120, यानी कि 1200 रुपये। अगर उनको लाभ चाहिए 25% का तो बेचना होगा 1200 रुपये में। तो बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि x बराबर a कोष्ट में b माइनस सी, y बराबर b कोष्ट में c माइनस a, z बराबर c कोष्ट में a माइनस b। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब आपके सामने इसके विकल्प भी हैं, तो आपको 5 सेकंड मिलता है हल करके बताने के लिए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चनों को आप हल ही करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि जो यहाँ पे a दिख रहा है इसको इसके नीचे लेके चले आना है। यहाँ पे उसी तरह जो b दिख रहा है उसको y के नीचे लेके आना है, और जो c दिख रहा है उसको z के नीचे लेके आना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे कि x अपान a हो जाएगा, y अपान b हो जाएगा और z अपान c हो जाएगा। और अब आसानी से आप इसका क्यूब करके इसको निकाल सकते हैं। तो उस तरह के कंडीशन में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x अपान a ये b माइनस सी हो जाएगा, y अपान b c माइनस a हो जाएगा, और z अपान c a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों को जोड़ें, मतलब कि इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो ये वाला पक्ष है इनको जोड़ करके हो जाता है कितना, 0, क्योंकि c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से
ये कट जाएगा। तो जहाँ पर भी ऐसा होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ab। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर a प्लस मतलब अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो तीनों को जोड़ करके 0 हो जाता है। यानी जो इसका फार्मूला यहाँ पर 3abc वाला फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3xyz अपान abc। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा है। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको x का मान बताना है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 2 2 और यहाँ पे आ गया है 24, 3 6 4 3 63, यहाँ पे बीच में 66 है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए 2 और 2 होता है 4 और 3 और 3 होता है 6, 4 छक्का 24, 3 और 6 9 और 4 3 7, 9 7 63। उसी तरह 6 5 11 और 11 में किस संख्या का गुणा होगा कि 66 आ जाएगा, तो ये होगा 6 का, जिसमें से 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भरा जाएगा 2। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि ट्यून को 16 कहा जाता है, फ्रिज को 11 कहा जाता है, तो क्लाइंब को क्या कहा जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइए, अगर आपको पता है तो आप इसे ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे सबका हमने नंबर लिख दिया है। इसका होता है 20, 21, 14, 5 और 19। अगर सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे लिखा गया है 16। उसी तरह फ्रिज में है, ठीक है, फ्रिज में भी उसी तरह आप जोड़ेंगे, जैसे 6 हो गया, इसका 18 हो गया, इसका 5, फिर 5, फिर जेड का 26 और ई का होता है 5। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, हाँ, और 6 5 होता है 11। तो इसी तरह क्लाइंब का बताना है। तो क्लाइंब में भी सेम आपको वही करना होगा। इसका होता है 3, इसका होता है 12, उसके बाद आई का होता है 9, यम का होता है कितना 13 और बी का होता है 2, 15 और 15 9 24, 24 के बाद 36 हो गया, 36 और 3 हो गया 39, 39 और 9 और 3 हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी। तो बस सबका नंबर लिख देना है, जोड़ देना है, जो भी उत्तर आएगा उसको एक बार आपस में और जोड़ देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला वाला पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक जाना होगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे 34 नंबर पे। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो भी अलग वाला युग्म है वही आपको पहचानना है, कौन इसमें से अलग वाला है। यहाँ पे देखिए 6 3 6 1 16 दिया है। उसके बाद से अगर आप इनको जोड़ के देखिए 6 3 9 और 9 और 7 16 आ गया। 4 और 3 7 और 7 14, ये भी सही है। 9 5 14 और 14 और 3 17 होना चाहिए। 9 2 11 और 9 20, यानी कि ये भी सही है। तो ये सबसे अलग है, जोड़ने पर जो नहीं आ रहा है उसकी संख्या 1 है और यही सबसे अलग है। इस तरह के वीडियो में आपको ये करना होगा कि आप देखिए कि सवाल कैसे हल हो रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे परीक्षा में यही वाला सवाल पूछा जाए, इसी तरीके से पूछा जाए, तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा गया है, बताइए। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत क्या होती है, ये होती है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर से ऊपर वाली परत को हम क्या कहते हैं, ऊपरी परत। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है अगर नागरिक के तौर पे देखा जाए तो, और ये मिला था इंदिरा गांधी को, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? ये किया गया था 1973 में। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम के द्वारा किया गया था
और अगर ये पूछा जाए कि टाइगर टास्क फोर्स का शुरुआत कब किया गया था, तो टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की गई थी 2005 में, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। दोनों दो क्वेश्चन है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। प्रथम कंप्यूटर, तो प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे देखिए 39 नंबर, किसी संख्या के दो भागों में किसी संख्या को दो भागों में बांटा गया है और इनका अनुपात है 3:4। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा बताइए। पहला भाग 18 है, दूसरा पता नहीं, इनका जो अनुपात है 3:4 है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसमें किस संख्या का गुणा होगा कि ये किस संख्या में 3 का गुणा हो कि 18 हो जाए, तो 6 का, यानी कि 6 का 4 में गुणा कर दीजिए तो ये 24 हो जाएगा। इस तरह भी हल हो जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 18 गुणे 4/3, 18 चौक 72 और 72 में 3 का भाग दे दिए तो हो गया 24। तो ये भी उत्तर आ गया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 5 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 27 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या हटाई गई, बताएं। 5 संख्याएं हैं और इनका माध्य है कितना? 27। यानी कि अगर आप देखेंगे कि उन पांचों का योग कितना है तो 27 गुणे 5 करना होगा और 25 पाँचे 125 और 2 पाँचे 10, यानी कि 125 और 10 135। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते थे, लेकिन अगर इस तरह आप अपने दिमाग में करने लगेंगे तो समझिए कि आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। 27 पाँचे क्या होता है? 135। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक संख्या हटा दी जाए तो ये हो जाता है माध्य 25, यानी कि अब संख्या कितनी हो गई है? 4। तो 25 चौक हो गया 100। जब 5 संख्याएं थी तो 135 था उनका जोड़, जब 4 संख्याएं हो गई तो उनका जोड़ 100 हो गया। तो यानी कि जो संख्या इन दोनों के बीच नहीं है वो क्या है? 35 है, ठीक है, क्योंकि 135 में से 35 घटा देने पे 100 आ जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर घंटे से तय करती है, 60 किलोमीटर की घंटे से वापस आती है। उस समग्र यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी? औसत गति पूछा गया है। तो देखिए औसत गति का एक फार्मूला होता है 2xy/x + y। अब बस आप इसको अगर जानते होंगे तो ये सवाल में कोई झंझट ही नहीं है। 2 पहली चाल 50, दूसरी चाल अपान 50 धन 60, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये 110 हो जाएगा और ये 6 पाँचे 30 और 30 ये हो जाएगा 30 दूना के 60, यानी कि हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 110। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप करेंगे तो हो जाएगा 600 और 11, तो 11 जाएगा 5 बार, 11 पाँचे 55 हो गया 5 0 और ये जाएगा 4 बार, ये हो गया 44, ये हो गया 6, यानी कि आपका उत्तर हो गया 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बस औसत वाले के लिए ये वाला फार्मूला आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर और बांदा का साक्षरता परसेंटेज 52 और 46 है, दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता परसेंटेज क्या होगा? सम्मिलित, अब सम्मिलित करने में क्या है, दोनों का अलग अलग दिया गया है। सम्मिलित करने में आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके और बटे 2 कर देना है। 52 धन 46 बटे 2, ये हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 98/2, यानी कि 49%। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन जितने हार्ड दिखेंगे उतने हार्ड होते नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आप अपने पेपर को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। आपको आगे बढ़ाते हुए बताना है कि आखिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बताइए। देखिए WFBT, अगर आप देखेंगे W में क्या हुआ है कि आ गया है T, तो W का होता है 23 और इसके बाद आ गया है T, मतलब इस तरह हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद इस तरह करेंगे तो यहाँ पे 20, ठीक, और इसके बाद आ गया है Q, ठीक है, तो Q का होता है 17। अब आप देख रहे हैं
कि 3 घटा है तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए 14, और 14 किसका होता है तो यन का होता है। अब आप विकल्प देखिए जिसमें पहला वाला ऑप्शन यन हो, लेकिन दुर्भाग्य से इन चारों में यन है। ठीक है, अब आप देखिए कि बीच वाले को मिलाइए, यफ होता है, यफ का होता है कितना, उसके बाद यफ के बाद है जी, यफ जी मतलब तुरंत बढ़ के गया है, जी के बाद आ गया है यच, यफ जी यच, और इसके बाद क्या आना चाहिए आई। अब देखिए यन और आई किसके स्टार्टिंग में यन और आई है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बस पहला और दूसरा में से हो सकता है। अब तीसरा वाला मिलाइए, तो अब हम देखें अंतिम वाले का, तो इसका होता है 2। ठीक है, बी का 2 ही होता है, और 2 में 2 जुड़ गया है, यानी कि ये 4 होता है, ये 7 होता है, मतलब कि यहाँ हुआ है 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 जुड़ेगा, यानी कि 7 4 होता है 11, यानी कि 11 का होता है के। यानी देखिए एन आई पहले से पता था और के इसके बाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी आसान सवाल होता है, इसको हमने समझाने में इतना टाइम ले लिया है, नहीं तो ये इतना टाइम नहीं लेता है। एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एक जो सुई वाली घड़ी है 1:30 बजा रही है, तो बताना है कि सही समय क्या है। जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दर्पण वाला और इस तरह शीशे वाली बात आ जाएगी, तब जो भी समय रहेगा आपको 11:60 में से उसको माइनस करना है। 11:60 में से, यहाँ देखिए 11:60 में से 31 को माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि घड़ी में क्या बज रहा है 10:30। 10:30 पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बेहिचक जब भी दर्पण वाले का बात पूछा जाए, क्वेश्चन आए, तब आपको उसको माइनस करना है किसमें से 11:30 में से, खास करके दर्पण में बात होगी। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम कौन है, मेरठ, इलाहाबाद, भोपाल और रुड़की, बताइए इनमें से अलग कौन है। यहाँ पे अलग है कौन, भोपाल, क्योंकि भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, बाकी कोई राजधानी नहीं है। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली। देखिए नमक सत्याग्रह 1930 में बापू के द्वारा अहमदाबाद से शुरू किया गया था। 24 दिनों तक लोग पैदल चले थे। ठीक है, और यही इसमें पूछा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 से। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कीट है, कीट, सिल्वर मछली, आरा मछली, टूना मछली, तारा मछली, कौन है कीट है, तो यह है सिल्वर मछली। ये मछली नहीं है, कीट है। ये चांदी के रंग का हल्का भूरा होता है और इसे प्राचीन कीट माना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हों। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सही उत्तर होगा बिहार का। बिहार में लगभग 1106 लोग होते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 382 ही था, लेकिन बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं कम जगह में। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन है। पदार्थ की जो अवस्था खोजी गई है नवीनतम अभी तक, उसका नाम पूछा गया है, तो यह है बोस आइंस्टीन संघनन। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। पार्ट 1 था चौथे का, और इसका पार्ट 2 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आप बताइए कि आपने इस 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किया। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।